हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज की इस वीडियो में हम RUHS जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो देखिए, आज के इस सेशन में हमने जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं RUHS के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पर बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस है। ये मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सारे आपके 2021, 2022, 2023 से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें हमने आपको बताया है कि किस तरीके से MCQs पूछा जाता है, उनका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, किस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको हर एक क्वेश्चन में किस तरीके से ट्रिक वगैरह अप्लाई करना है, सारी चीजें हमने बताया है। तो शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है, एंड तक जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रीजंस ऑफ लैंथेनाइट कंट्रैक्शन इज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है, ठीक है। सो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग मीन्स व्हाट? स्क्रीनिंग। शील्डिंग इज नथिंग बट, शील्डिंग को स्क्रीनिंग भी कहते हैं। यानी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स बोल तो, यानी 4f ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर किस में दिया गया है, negligible screening effect of f orbital, ठीक है। तो for this question option A here is the right answer। बहुत simple question है। Next, sp3d2 hybridization is present in cobalt complex, find its geometry, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज्योमेट्री फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। सो ये कहा ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन क्या दिया गया है हमें, sp3d2, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारे सेंटर में क्या होगा, कोबाल्ट, एंड हमारे 6 लिगेंड्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर किस तरीके से ज्योमेट्री होगी, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 बना आपका। तो यहाँ पर NH3 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 NH3, यहाँ पर आप लिखिए आपके लिगेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे जो शेप बनेगा आपका, वो किस तरीके से बन रहा है, कितने साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कौन सी ज्योमेट्री बन रही है हमारी इस केस में, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द मॉलिक्यूल विद द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो हमें कुछ मॉलिक्यूल दिया है और फाइंड आउट करना है कि किस मॉलिक्यूल का मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं CH4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये तो नहीं होगा। CO2, इसकी ज्योमेट्री कि आप सभी को पता है, CO2 की ज्योमेट्री एंगल कोई भी नहीं बनता है, 0, विच इज प्लेनर होता है, ठीक है। तो रह गई बात NH3 एंड NF3, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो है NH3 एंड NF3 में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, NH3 का हम पहले बनाते हैं, क्योंकि NH3 के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, हाफ फिल्ड होता है। उसी तरीके से NF3, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है, NF3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि NH3, ठीक है, NH3 में जो 3 हाइड्रोजन आइटम्स है और लोन पेयर्स है, ठीक है। सो जैसे हम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, सो हमारा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन की कम होंगी और नाइट्रोजन के इस केस में ज्यादा होगी। तो यहाँ पर लोन पेयर्स की तरफ क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन क्या है, बहुत छोटा एलिमेंट है, तो ये भी नाइट्रोजन की तरफ ही एनर्जी जाएगी। लेकिन
इस केस में देखिए नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स है, लेकिन जैसे मैंने कहा आपको लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, वेराज इन फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है इनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसलिए इस केस में आपका जो आंसर होगा वो NH3 होगा। इसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NF3। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन है सॉरी यहाँ पर ये क्या है, एक एक्सेप्शन है NH3, क्योंकि हमें पता है H का कम होगा N का ज्यादा होगा, इसीलिए स्टूडेंट ये जो है NF3 को मार्क कर आते हैं नहीं, लेकिन आपको याद रखना है NH3 यहाँ पर इसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट MX6 is a molecule with octahedral geometry. How many XMX bonds are at 180 G3? ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूल दिया गया है which is MX6। ठीक है, MX6 सॉरी एक मॉलिक्यूल है जिसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और हमें बताना है कि MXM ऐसा बॉन्ड 180 डिग्री पे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, सो M आपका सेंट्रल है और यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 6 है, 6x है। ठीक है, ड्रॉ कर लो 6x और इनको जोड़ दो, तो ये कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, देखिए कितने साइड्स बन रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, यानी हम करेक्ट है 180 डिग्री पे। ठीक है, 180 डिग्री यानी यहाँ पर ये एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, देन दूसरा यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, ये पहला हम किसी और कलर से देखते हैं सो दैट आपको समझ में आए। ये फर्स्ट बॉन्ड बन रहा है, ये सेकेंड बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर एक थर्ड बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, 180 डिग्री पे बताना है आपको। ठीक है, 180 डिग्री पे, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज बी। ठीक है, नेक्स्ट At absolute zero, the entropy of a perfect crystal is zero. This is dash of thermodynamics. ठीक है, तो ये हमें थर्मोडायनेमिक लॉ का एक स्टेटमेंट दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन से लॉ वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन चेंज फॉर्म बट इट नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ एन एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, हीट जो है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होती रहती है इन एन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, देन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है energy of a system approaches a constant as temperature approaches absolute zero। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी भी क्या होती है, जीरो होती है, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता है। तो इसीलिए ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जब एब्सोल्यूट जीरो हो तो परफेक्ट क्रिस्टल भी जीरो हो जाता है एंट्रोपी के लिए। तो यहाँ पर ये कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का स्टेटमेंट है, इसीलिए थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस गिव्स Cl2 गैस द करेक्ट ऑप्शन इज। तो हमें एक रिएक्शन दी गई है, तो उसमें बताना है कि डेल्टा H एंड डेल्टा S की वैल्यू क्या होंगी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ Cl गैस हमें कितना दे रहा है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है। ठीक है, ये कंफर्म है आपको, 2 gaseous atoms of chlorine combine together to form 1 gaseous molecule, यानी 2 से 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, atoms combine from molecule and randomness is decreasing in the reaction। atoms क्या हो रहा है, पहले ज्यादा से कम हो रहे हैं, यही बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो डिक्रीज हो रहा है, सो प्रोडक्ट तो डेल्टा एस वैल्यू क्या होगी, ऑल्सो सॉरी डेल्टा एस वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर है
bond formation is an exothermic process or heat release when atoms combine to form molecules. ठीक है, तो यहाँ पर exothermic reaction हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है exothermic process है और heat release हो रही है. So thus for exothermic reaction delta H क्या होता है less than 0. ठीक है, तो for this reaction आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which amongst the following option is correct? Relation between change in enthalpy and change in internal energy. तो हमें रिलेशन बताना है enthalpy and internal energy के बीच का रिलेशन. ठीक है, so as you all know delta H is equals to delta U plus P delta V. ठीक है, so delta U plus P delta V. So according to ideal gas equation PV is equals to nRT होता है. तो यहाँ पर P डेल्टा V की जगह आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल्टा NGRT. ठीक है, सो डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following statement regarding BOD is true? ठीक है, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना है BOD के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, द ग्रेटर द BOD वेस्ट वाटर मोर इट्स polluting potential. So yes, this is correct option. ठीक है, और this is the correct statement. तो आपको बताना चाहिए BOD क्या होता है. ठीक है, so BOD क्या है, एक मेथड है जिसमें हमें ये पता करना था कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के लिए. किसको डिकम्पोज करना है, वेस्ट को. ठीक है, वेस्ट डिकम्पोज करना है, तो कितना, जो कि वाटर में जो वेस्ट प्रेजेंट है उनको डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये BOD बताता है. तो याद रखिए BOD एक ट्रिक बताया था मैंने, BOD जितना ज्यादा BOD होगा पोल्यूशन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है. तो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, the heating of phenyl methyl ethers with HI produces. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फिनाइल मिथाइल ईथर को हम हीट कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं विद HI, तो हमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या मिल रहा है. इसकी रिएक्शन इस तरीके से होगी, फिनाइल रिंग हमने बनाया, मिथाइल ईथर. ठीक है, मिथाइल और ये ईथर है. ठीक है, इसको हमने HI से ट्रीट करवाया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अटैक करेगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया एंड CH3 जैसे कि वैसे ही होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक रिएक्शन बन गई. ठीक है, कैटायन फॉर्म हो गया हमारा. देन CH3 जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ से आपको CH3 जो है यहाँ पर अटैक करेगा. ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा, OH जैसे कि ऐसे ही होगा, CH3 क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और I के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, क्योंकि I यहाँ से रिमूव हो गया था. ठीक है, I को हमने फिर से यहाँ पर ट्रीट कर दिया, तो CH3I मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, फेनॉल मिलेगा. ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, what is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers? So यहाँ पर हमें find out करना है maximum number of electron that associated with this set. ठीक है, so हमें एक सेट दिया गया है क्वांटम नंबर्स का और हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फिल हो सकते हैं उस शेल में. ठीक है, तो पहले हमको जो दिया है उससे हमें फाइंड आउट करना है, जैसे n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, तो ये n l m ये क्या शो कर रहा है आपको, ये पहले आपको तो समझ में आना चाहिए कि n का मतलब क्या होता है, l मीन्स व्हाट, m मीन्स व्हाट, क्या हमें दिया गया है वही तो समझ में आना चाहिए पहले. देन हमको क्या पूछा जा रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो इधर n क्या आपको बताता है कि नंबर ऑफ शेल. ठीक है, यानी किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर n जो है हमें 3 दिया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका थर्ड शेल में प्रेजेंट है. ओके, एम आई क्लियर. देन उसके बाद
एल क्या होता है? एल होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये क्या बताता है कि किस शेल के सब शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है आपका सब शेल, ठीक है। अब m क्या बताता है? व्हाट इज m हियर? m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। m बताता है किस सब शेल के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये बताता है कि किस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो n क्या बता रहा है हमें? फिर से हम एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेल यानी किस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 3 दिया गया है, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में प्रेजेंट है। L बताता है कि किस शेल के सब शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और जिसे L को आप एजिमुथल क्वांटम नंबर भी कह सकते हो। Where m here is orbital, m बताता है, और m को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और m बताता है कि किस सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट हमें जैसे कि दे रखा है यहाँ पर n is 3, ठीक है। n 3 दे रखा है, यानी थर्ड, हमें पता है थर्ड हमारे थर्ड शेल में जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। l here is 1, हमने देखा था। s के लिए 0, s p के लिए 1 मीन्स p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। सो 3p इस ऑर्बिटल में हमें तो पता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन m की वैल्यू जो है इन्होंने यहाँ पर -1 दे रखी। तो पहले तो हम 3p का मतलब क्या होता है? 3p यानी जो 3p के ऑर्बिटल से कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, ठीक है। हमने ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने बताया m की वैल्यू जो है -1। सो m की वैल्यू -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि 3p, p के 3 ऑर्बिटल्स है, तो मान लीजिए px, py एंड pz, ठीक है। 3p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके से होता है 3p ऑर्बिटल, ठीक है। तो px मान लीजिए, py, pz। सपोज कि जो क्वांटम नंबर है px के अगर हमें पूछा गया है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैक्सिमम कोई भी शेल ले लो आप, तो यहाँ पर आप देखोगे, आप सॉरी, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश करिए, तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की? फर्स्ट में और बाय फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 2, थर्ड में 2, तो इस तरीके से आपके जो है ऑर्बिटल फिल होंगे। तो मान लीजिए px का अगर हमें पूछा है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं इस ऑर्बिटल में? 2। सो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 2 आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने तो यहाँ पर n, l एंड m की वैल्यू दे रखी है। मान लीजिए ये आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पिन भी देते हैं। स्पिन की वैल्यू +½ हो सकती है या फिर -½ हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो मान लीजिए अगर ये लोग आपको +½ देते, ठीक है, हाफ देते, या फिर -½ भी अगर लो, या फिर +½ भी। अगर +½ देते तो इस केस में क्या होता है? -1 एंड +½ तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है। तो आपके अगर इस शेल में कोई भी शेल में पूछा जाए तो उस केस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन जो हमने एक जो है शेल सपोज करा px शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो देखिए ये चैप्टर आपका वेव्स चैप्टर से लिया गया है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव जो है ये किस दिए गए ऑप्शन में से किस पर डिपेंड नहीं करती? इंडिपेंडेंट है यानी किस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लैम्डा का फॉर्मूला, वेवलेंथ का फॉर्मूला बताना चाहिए। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। तो यहाँ पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है यहाँ पर आपका मास, v है वेलोसिटी, ठीक है। तो h अपॉन, देखिए इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो m इंटू v होता है आपका
P यानी मोमेंटम, मोमेंटम होता है आपका m इंटू वी। अब देखिए यहाँ पर वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस देखेंगे। वेवलेंथ जो है मास पर, यस मास पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने देखा मास वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, v आ रहा है फॉर्मूले में। मोमेंटम m इंटू वी होता है आपका मोमेंटम, तो मोमेंटम पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये होगा चार्ज, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है वेवलेंथ ऑफ मैटर, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what are the units of k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught? तो सही k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कूलम्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। कूलम्स फॉर्मूला क्या होता है, F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यूनिट्स पूछा गया है, तो बस आपको यूनिट्स लिखना है हर एक टर्म के लिए। F फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो n लिखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। Q है मतलब चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो C इंटू सी हो जाएगा डिवाइड बाय R स्क्वायर। R जो कि हम डिस्टेंस एक तरीके से लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो आप m स्क्वायर लिखिए, मीटर में हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c इंटू सी हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर n आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है m को आप इस साइड भेजिए तो ये ऊपर चला जाएगा, nm स्क्वायर अपॉन c को नीचे ले जाइए c स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स क्या हो जाएंगे, nm स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमें ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो क्योंकि ऑप्शन 2 में किस तरीके से दिया गया है nm स्क्वायर और c यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर में चले जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी ही इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a boy travel in a circular path of radius 7 meter if it's covered 2.5 revolution in 10 seconds. Find average speed and average velocity of that boy. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एक बॉय है जो कि सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है ऑफ रेडियस 7 मीटर, ठीक है। यानी एक सर्कल है, इसमें सर्कुलर पाथ में हमें रेडियस दिया गया है, ठीक है। इफ इट्स कवर 2.5 रिवॉल्यूशन, यानी उन्होंने 2 राउंड लगा ली, 2.5 राउंड, यानी ये एक 1 राउंड हो गया, देन ये 2 एंड ये हाफ, यानी यही कहीं ये बॉय अब रुका है इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में उन्होंने उस बॉय ने कितने रिवॉल्यूशन कर लिए, 2.5, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब इस केस में हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, total distance travel upon total time taken, ठीक है, total time taken। अब total distance आपको फाइंड आउट करना है कि उस बॉय ने कितना टोटल डिस्टेंस चला है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए देखिए आपको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जैसे हमने कहा 2.5 रिवॉल्यूशन करा है उन्होंने, ठीक है, 2.5 रिवॉल्यूशन 10 सेकेंड में करा है। तो डिस्टेंस के लिए देखिए यहाँ पर आपको सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पता होना चाहिए, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर, लेकिन ये 2.5 रिवॉल्यूशन है, सो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस ये हाफ चला है, मतलब 2 पाई आर का अगर हाफ करो तो हो जाता है पाई आर, तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस पाई आर क्या हो जाएगा आपका, ये 4 + 1 5 पाई आर, ये आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब ये आप इस फॉर्मूले में पुट करिए, तो एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर 5 पाई आर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यहाँ पर इन्होंने दिया है 10, ठीक है। तो 5 × 22/7 × 7 डिवाइड बाय 10, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा एंड 5 × 22 आ जाएगा आपका 5 2 * 10, 5 2 * 10 एंड 11, ठीक है। 11 100 डिवाइडेड बाय 110 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, तो टोटल आपका आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज स्पीड है ये हमें पता लग गया 11 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर आप खुद साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। अब हम इसको रब करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रब कर रही हूँ। अब इसके बाद हमें जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसका हम कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे।
अब देखिए हमने यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड कर ली, अब हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, कम डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर अगर बॉय खड़ा है तो ये अगर यहाँ इस पॉइंट पर जाना है उस बॉय को, ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए बॉय जैसे हमने कहा यहाँ पर खड़ा है तो बॉय को ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो ये स्ट्रेट डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है तो ये जल्दी पहुंचेगा बजाय इसके कि ये पूरा घूम के इस पॉइंट पर आए। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट ट्रैवल करेगा तो ये जल्दी से बॉय यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता है इसका रेडियस 7 मीटर है। अब पूरे का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है तो 7 + 7 कर लीजिए। ठीक है, r + r होता है आपका डायमीटर। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। 7 + 7 हो जाएगा यहाँ पर 14 और टाइम जो है यहाँ पर दिया उन्होंने 10। सो देखिए डिस्प्लेसमेंट का होता है, आप ये साइमल्टेनियसली इनका यूनिट भी लिखिए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, और टाइम का होता है सेकेंड मीटर। ठीक है, तो ये 0 हट जाएगा तो इधर पॉइंट लग जाएगा, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड ये आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करा था एवरेज स्पीड आई थी आपकी 11 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी आपकी होगी 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, और ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन, तो देखिए ट्रांसफॉर्मर किस पर वर्क करता है हमें बताना है। तो ट्रांसफॉर्मर मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब स्टेप अप एंड स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसी ओनली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स जो है ये एसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, लेकिन डीसी पर जो है ये जनरेटर्स वर्क करते हैं। जनरेटर्स जो है ये डीसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें ट्रांसफॉर्मर पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी एसी only. Next, which one of the following physical quantities is not a fundamental quantity? यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है ये 7 होती है, टोटल 7 होती है, जो कि होती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड इनके यूनिट्स एंड सिंबल भी यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। तो देखिए टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिनमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये आपकी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी यहाँ पर दिया गया है, तो टेम्परेचर भी ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमें कौन सी नहीं होती है ये फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक करंट भी यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क क्या हो जाएगा, आपकी वर्क जो है फंडामेंटल फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन वर्क जो है ये एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। जो भी आपके क्वेरीज से क्वेश्चन है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।